कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं वन शॉट में, फटाफट से करते जाएंगे, जहाँ पे डाउट होगा पूछ लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास बच्चा क्या रहता है, देखो सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। अपने को पता है तीन तरह के बॉन्ड होते थे। कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक ही एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के पास खाली जगह है उन्हें एक्सेप्ट करने की। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो जब इस तरह का बॉन्ड होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम को बिलोंग कर रहे थे बट शेयर दो के बीच में होते हैं ऐसा, तो इसको हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते थे या डेटिव बॉन्ड कहते थे। अब हमारे पास जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये इस टाइम पे यहाँ पे होते हैं जो लिगेंड्स हैं, और जो एक्सेप्ट करेगा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। अब ये जो सेंट्रल मेटल है इसके पास कौन कौन सा एटम है, कौन कौन सा मेटल है जो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकता है। हर वो एटम जिसके पास क्या है, लोन, मतलब जिसके पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए जगह है, दैट मीन्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। 90% ऑफ द टाइम डी ब्लॉक ही हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, तो वो वहीं पर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। लिगेंड्स अब हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो लिगेंड्स का एक ही काम है। लिगेंड्स क्या होते हैं बेसिकली, ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस क्या होते थे, समथिंग विच हैव द कैपेबिलिटी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूइस एसिड। डन है। अब जो हमारे पास लिगेंड्स बनते हैं, एक लिगेंड्स, और अगर मैं उसे मतलब लिगेंड्स नहीं, बेसिकली जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ बनता है, मान लो ऐसा है NiNH3 6 और फिर Cl2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो है ये मतलब मेरे पास एक कंपाउंड है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी होते हैं जिनको ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स को मिला जुला के लिखते हैं, उसको कहते हैं डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, जैसे अगर जो मैं एक मोहर सॉल्ट का एग्जांपल दूं तुम्हें, मोहर सॉल्ट हमारे पास क्या होता था, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2। अब उतना ही खिचड़ी सा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मोहर सॉल्ट जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम जब लिखते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा देते हैं साथ में। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये वाला जहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और उसके सब बाहर जो होता है वो काउंटर आयन होता है। तो अगर मैं इसको वाटर में डिजॉल्व कर दूंगा तो ये काउंटर आयन ज़रूर टूट जाएगा, Cl नेगेटिव में, +2 Cl नेगेटिव और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये अंदर वाला डिसोसिएट नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। पानी में घोल भी दो तो वो आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, लेकिन अदरवाइज जो मोहर सॉल्ट है या कोई भी हमारे डबल सॉल्ट्स होते हैं, ये हर कोई इंडिविजुअली आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, देयरबाय वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। सॉर्टेड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में ज़रूरत क्या है मेटल को, है ना। कहानी तो वो है कि जो मेटल है, अगर जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ निकेल की, तो वो क्लोरीन से कंबाइन होकर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ही रहा था। तो यहाँ पे ये NH3 6 कहाँ से आया, एक्चुअल में इसका कंसेप्ट दिया था हमें वर्नर थ्योरी ने। वर्नर भाई साहब ने क्या समझाया था, उसने प्रपोज किया था दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वही जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका आदान प्रदान करना पड़े या शेयर करने पड़े कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन उसे मिले। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, किसी भी मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो एक तरह से सेकेंडरी वैलेंसी है। और उस सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा कौन, लिगेंड। तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी मिला जुला के हमारे पास क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो मेनली जो हम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही होती है, और जो बाहर वाला जो काउंटर आयन होता है उसको क्या कहते हैं कि वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। सॉर्टेड है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर मेरे पास COCl2NH3 है, तो ये जो Cl2 है ये क्या है, काउंटर आयन है, तो ये आयन्स में डिसोसिएट करेगा। ये अंदर वाला जो है 5 और एक क्लोरीन की एक, मिला जुला के ये 6 लिगेंड्स हैं, और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने लिगेंड्स उसके आसपास लगे होते हैं, एक किसके आसपास, जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है। ठीक है। तो सेंट्रल मेटल के आसपास लगे हुए नंबर ऑफ लिगेंड्स को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास
जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर लिगेंड्स के बेसिस पे ही पता चल जाता है। काउंटर आयन का अलग केस है, वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। सॉर्टेड है। अब हमारे पास कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनाइनिक होता है, न्यूट्रल होता है। कैटाइनिक मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एनाइनिक का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, और न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। सॉर्टेड है। सेंट्रल मेटल कौन सा होगा? सेंट्रल एटम हमारे पास रहेगा बच्चा जिस टाइम पे द एटम और द आयंस to which a fixed number of neutral molecules or the ions are attached in the coordination entity, that is central atom, जो मेटल है बेसिकली। और लिगेंड्स क्या होते हैं? जो अपना कोऑर्डिनेशन बेसिकली लुईस बेसिस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है लिगेंड्स के अंदर कितने टाइप्स हैं बेसिकली। हमारे पास एक होता है वर्ड आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। मतलब कितनी वहाँ पर उसके पास मेटल्स, मतलब मान लो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम है, SO4 है, तो इसमें कौन कौन सा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है। SO4 में सल्फर भी है, 4 ऑक्सीजन भी हैं, इनमें से कौन कौन सा ऐसा एटम है जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? डेंटिसिटी। ठीक है। तो इसमें यूनिडेंटेट क्या होता है? यूनिडेंटेट बेसिकली या मोनोडेंटेट जिसके पास सिर्फ एक साइड है। ठीक है। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट क्या होगा? जिसके पास दो साइड्स रहेंगी। ठीक है। तो जिसके पास दो एटम्स हैं अगर जिनके थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकता है तो उनको हम डाइडेंटेट कह देते हैं, या अपना बाइडेंटेट लिगेंड कह देते हैं। जिसके पास सिर्फ एक ही था उसको हम यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहेंगे। पॉलीडेंटेट जिसके अंदर काफ़ी सारे हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट एसिड, EDT है। जैसे यहाँ पे है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 6 हो गए हैं ओवरऑल। तो इसमें हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास EDTA है। और इसमें दो या दो से ज़्यादा वाले को हम पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड के बाद हमारे पास आता है, अब एम्बीडेंटेड बेसिकली है क्या? एम्बीडेंटेड वो हैं जिसमें व्हेन अ लिगेंड इज बॉन्डेड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स इट इज सेड टू बी एम्बीडेंटेड लिगेंड। टू डिफरेंट एटम्स का मतलब क्या है? ये दो एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों में से एक ही के साथ एक टाइम पे बॉन्ड बना रहा है वो। जैसे नाइट्रोजन के थ्रू अगर बॉन्ड बना रही है NO2 में तो नाइट्रोइटो N लिखते हैं, और यही NO2 अगर ऑक्सीजन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे नाइट्राइटो O लिख देते हैं हम। थायोसाइनाइटो अगर SCN के में S के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और आइसोसायोथायोसाइनाइटो जिसमें नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा। अब फिर आता है चिलेटिंग लिगेंड। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चिलेटिंग लिगेंड है जिस टाइम पे डाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे है, इसने दोनों नाइट्रोजन ने मिलके प्लैटिनम के साथ इसके साथ PD के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसकी वजह से यहाँ एक रिंग फॉर्म हो गई है। इस रिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, तो चिलेशन होती है। इस इफेक्ट को कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट या चिलेशन। तो the chelating ligand forms more stable complex than the unidentate along, because when the chelation occurs entropy decrease कर जाती है और एक ring complex बनता है जो कि chelating ring होती है। सॉर्टेड है। फिर इसके बाद है कॉमन पॉलीडेंटेट लिगेंड। याद करने बचा सीधा सीधा इनका, इथाइलिन डायमाइन, ऑक्सिलेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, ये ठीक है। ये पूरी NCERT के अंदर भी लिस्ट है, अदरवाइज नोट्स भी मैं अपलोड कर ही दूंगा तो वो देख लेना। ठीक है। वरना सीधा सा अपने पास नोट्स में से पूरा पढ़ लेना। NCERT में पूरी यही की लिस्ट, ये की ये लिस्ट दी हुई है। ठीक है। और ये जो अपने इसके पास एब्रीवेशन है DMG, डाइपीफेन डाइन, ये सब कुछ है इसमें। ठीक है। तो थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, फिलहाल कवर करते हैं आगे का टॉपिक। ये देखो, ऐसे ही नेगेटिव लिगेंड्स के लिस्ट में हमारे पास क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स में हमारे पास है जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए क्या होगा? फ्लोराइडो, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो। मेन क्या ध्यान देना कि जितने भी नेगेटिव हैं उनके साथ लास्ट में O लग रहा है, ध्यान से देखो। जितने भी नेगेटिव हैं उनके लास्ट में O लगेगा। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, O N और O ये शो कर रहा है कि किसके अलॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों एक्टिव साइड्स थे इनकी, ये डाइडेंटेट लिगेंड थे। OH के लिए हाइड्रोक्सोस, और ये इसके लिए ऑक्सिलेटो। ठीक है। साइनो, एंड ये फिर वही है, लिस्ट है जो पूरी की पूरी तुम्हें याद होनी चाहिए, तभी नॉमेनक्लेचर हो पाता है, तभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें इनकी पता होना चाहिए कि इनके ऊपर ये सारों पे माइनस लगा हुआ है, और किसके ऊपर -1 लगा हुआ है, किसके ऊपर -2 लगा हुआ है, किस पे -3 लगा हुआ है, क्योंकि वही चार्ज हम यूज़ करने वाले हैं। ऐसे ही पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगा होता है? EM, IUM। पॉजिटिव लिगेंड्स एंड विद EM ओनली। तो जैसे नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजेनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है। जिस जिस पे पॉजिटिव लगा होगा वो हमारे पास EM से एंड होंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स का नेम एज इट इज़ होता है। पायरिडेन, ये है जो हमारे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, फॉस्फाइन थायो कार्बोनाइल, ये सब इनके अपने मतलब सिंपल नेम्स है। वाटर का
एक्वा हो गया, NH3 का अमाइन हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया, कार्बोनाइल हो गया, ये हमारे पास सिंपल इनकी लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, मतलब तुम्हें याद होना ही चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं भी सेंट्रल मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, मान लो कि एग्जांपल पकड़ते हैं इसी को। अब मेरे को सेंट्रल एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या है, यहाँ पे x है। अब NH3 क्या है, एक न्यूट्रल लेगेंड है, न्यूट्रल लेगेंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0। तो x प्लस 6 इंटू 0 इज 0, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू +2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये +2 हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ गई है, +2 की आ गई है। ठीक है, क्योंकि जब हम नेमिंग करते हैं तो अगर जो निकल आएगा तो उसके साथ में हम ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में 2 भी लिखना होता है। अब हेमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर होमो का मतलब सेम, लेप्टिक का मतलब लिगेंड्स के लिए बोला गया। अगर सेम तरह के एक कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर मेटल एक ही तरीके के डोनर ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, जैसे CN है, सिर्फ एक ही है और 6 के 6 एक ही हैं, मतलब CN थे 6 कंपाउंड या 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CN और बॉन्डेड विद आयरन। ठीक है, तो एक ही तरह के 6 आगे लग गए हम सेंट्रल मेटल के साथ, तो वो हमारा होमोलेप्टिक है। हेट्रो में क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसे 2 क्लोरीन है, 4 वाटर है, तो ये 4 और 2 मिलके 6 इसकी मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, ऐसे को हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें था क्या क्या, वापस एक बार रिकैप लेते हैं। बीच वाले को हम क्या कहते थे, सेंट्रल एटम, मेटल आइन ये जो लगे हुए हैं इनको हम क्या कहते थे, लिगेंड्स। इनमें ये जो पैरों में लगे हुए नंबर 2 और नंबर 4 इनको क्या कहते थे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। जितने हमारे पास ये लिगेंड्स लगे हुए थे, बाहर वाला क्या होता है हमारा आयनाइजेबल पार्ट, जिसे हम काउंटर आयन कहते थे। सॉर्टेड। रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द केटाइन इज रिटन फर्स्ट, हमेशा होता है केटाइन पहले लिखा जाएगा। अगर ये ऐसा है, देखो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है बाद में लिखा हुआ काउंटर आयन, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव वो नेगेटिव है। अदरवाइज अगर यहाँ कुछ ऐसा लगा होता तो इसका मतलब ये वाला हमारा नेगेटिव होता और ये वाला पॉजिटिव रहता, ऐसे ही होता ना। तो हम हमेशा लेकिन क्या रखेंगे, पॉजिटिव वाले को हम हमेशा पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रूल्स क्या है, पहला यही हो गया। दूसरा रूल है द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, वही कॉम्प्लेक्स जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। फर्स्ट द सिंबल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्या लिखना है, सबसे पहले किसको लिख देना, सेंट्रल मेटल को, उसके बाद लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देना, अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या लिख दिया बच्चे, मैंने CO कोबाल्ट लिख दिया, मेटल लिख दिया। इसके बाद क्लोरीन, C अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ABC पहले है, उसके बाद N आता है, तो पहले C वाले को लिखा फिर N वाले को लिखा, और इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाता है। सॉर्टेड है ये। अब इसका नाम कैसे करेंगे, IUPAC। IUPAC में हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आइंस, केटाइन की हमेशा नेमिंग सबसे पहले होगी, केटाइन की नेमिंग, उसके बाद फिर एनाइन की नेमिंग। लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन दी सेंट्रल मेटल आइन, पहले क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स को, लिगेंड्स की अब नेमिंग किस तरीके से लिखते हैं, जो एनायनिक लिगेंड्स हैं उनके लास्ट में O लिखेंगे। इन जनरल एनायनिक लिगेंड्स नेम एंड इन आइड, आइट और एट, जनरली ये तो ना क्लोराइड, क्लोरेट, तो ये जो है इनमें E हटा के लास्ट के O लगा देते हैं, जैसे क्लोराइडो, क्लोराइटो या एटो वो लगा देंगे, तो E हटा के हम लास्ट में उनकी जगह बस O लगा देते हैं। फॉर ऑर्गेनिक एनाइनिक लिगेंड्स कंटेनिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कैसे है, जैसे ट्राई फॉस्फेट, ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ है वहाँ पे, है ना, सच एस ट्राई फॉस्फेट इंक्लूजिंग मार्क्स आर एडेड, जहाँ पे कोई न्यूमेरिकल, जैसे इथाइलिन डायमाइन, डाई लगा हुआ है, या फिर कहीं पे ट्राई फॉस्फेट है या टेट्रा एसीटेट है, तो वह जहाँ पे ये कुछ भी ट्राई डाई टेट्रा कुछ लगा होगा तो उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ नेमिंग, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ओनली, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कैसे लगेंगे, जैसे अगर जो डाई ट्राई टेट्रा 2 3 4 के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर किसी में ऐसा हो कि ऑलरेडी लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, जैसे इथाइलिन डाई अमाइन, डाई ऑलरेडी आ रहा है उसके अंदर और वहाँ पे 2 लग गए हैं ऐसे ऐसे इथाइलिन डायमाइन, तो उसके इथाइलिन डायमाइन अगर मेरे पास +917717। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल बढ़िया जी, बताइए। जी ठीक है,
अच्छा, अभी आप कर क्या रहे हैं वैसे? तो हमारे पास जो भी लिगेंड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी कोई ये अपना मैथमेटिकल प्रीफिक्स लगा हुआ है, जैसे बाइट मोनो डाई ट्राई टेट्रा कुछ लगा होगा, तो अगर वो ही दो आ जाएं, जैसे इथाइलिन डायामाइन का मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि ईन है, और वही दो बार लग जाए, तो ऑलरेडी इथाइलिन डायामाइन में डाई आ रहा है, तो इसके लिए इस टू के लिए हम डाई यूज़ नहीं कर सकते, ये ट्राई यूज़ नहीं कर सकते। अब हम क्या यूज़ करेंगे इसकी जगह? बिस, ट्रिस और टेट्रागिस, ये दो तीन और चार के लिए अब हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। एंडिंग ऑफ नेम्स, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है अगर एनाइनिक है तो इनमें सेंट्रल मेटल का जो नाम होगा उसके लास्ट में एट लग जाएगा, क्रोमेट, क्लोरेट, फेरेट, एट लग जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कैटाइनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो सेंट्रल मेटल का नाम एज इट इज़ लग जाएगा, कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं आएगी। क्लियर है? ये कुछ हमारे पास नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स हैं भैया, एज इट इज़ याद करने, मतलब याद नहीं करने, सॉरी प्रैक्टिस करने। नॉमेनक्लेचर है, सीधा हो जाएगा, सिंपल रूल्स हैं। जैसे आयरन के लिए फेरेट लगा रहे हैं, कॉपर के लिए क्यूपरेट, एजी के लिए अर्जेनेट, एयू के लिए ऑरेट और एसएन के लिए स्टैनेट, ठीक है। ये लैटिन से उठाए हुए नाम होते हैं, तो ये याद रखोगे तो ही हो पाएगा। बाकी नॉमेनक्लेचर है, कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं पेपर में। अब नॉमेनक्लेचर के बाद जो हमारे पास आता है आइसोमेरिज्म आता है। आइसोमेरिज्म क्या रहता है बच्चा? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उन्हीं को हम आइसोमर्स कहते हैं, है ना। तो आइसोमर्स में इस फिनोमिना को, आइसोमेरिज्म हमने 10th क्लास में पढ़ा था ये थोड़ा सा, कि अगर जो लॉन्ग चेन चलती है तो उसके आगे एन कह देते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको हम आइसो से कहते हैं, और अगर जो एक ही कार्बन के बाकी सारे बॉन्ड्स कार्बन से फिल्ड होती हैं तो उसको हम नियो कह देते हैं। तो ये आइसो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन का एग्जांपल है। इसको डेप्थ में जब जाते हैं कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, तो अपने पास आता है आइसोमेरिज्म में पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला आता है आयनाइजेशन, फिर दूसरा हाइड्रेट, तीसरा कोऑर्डिनेशन और चौथा लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक एक करके चलते हैं, पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास जो है द आइसोमर विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जैसे कि उसको ऑब्वियसली आइसोमर की डेफिनेशन ये है, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमर में अब क्या रहेगा, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजिली पड़ जाएगा। CO Br NH35SO4 बाहर है। अब अगर मैं इसी में इसकी आयनाइजेशन कराऊंगा तो मुझे क्या पता है कि ये जो SO4 वाला पार्ट है ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये काउंटर आयन है, और ये सल्फेट आयन के टेस्ट को देगा ही देगा, ठीक है। रेड वॉयलेट कलर का होता है ये। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं CO, ये जो SO4 है ये अंदर आ जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, फॉर्मूला लिखते हुए तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, और NH35 और Br बाहर चला गया, तो ये ब्रोमीन वाला टेस्ट देगा, और इसका जो कलर होगा वो भी डिफरेंट रहेगा कंपाउंड का। ये रेड कलर का होता है, वो रेड वॉयलेट था, तो ये ब्रोमीन में डिसोसिएट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हुए बिल्कुल सेम, लेकिन काउंटर आयन डिफरेंट होने की वजह से आयनाइजेशन आइसोमर बन गया। सेम जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोरीन है अंदर, NO2 बाहर है, यहाँ NO2 अंदर और क्लोरीन बाहर है, तो आयनाइज होते हुए आयनाइजेशन जो मतलब होगी इसकी, वो काउंटर आयन अलग अलग ब्रेक करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूल सारे सेम, लेकिन काउंटर आयन डिफरेंट होने की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि आयनाइजेशन आइसोमर बन गया। डन। आयनाइजेशन आइसोमर के बाद आता है स्टेट और हाइड्रेट आइसोमर। स्टेट और हाइड्रेट आइसोमर्स में क्या रहेगा, दे मतलब कंपाउंड्स बेसिकली विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बाय वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice, and these are called solvent isomer। बेसिकली वाटर के लिए यही बोला जाता है कि जैसे यहाँ पे अब ये वाटर है, यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है, यहाँ वाटर प्रेजेंट है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वे से होते जाएंगे। कई बार इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर होंगे या बाहर होंगे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठे हुए उसके साथ, मेटल के साथ, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अगर वो बाहर हैं, वो जस्ट वहाँ पे हैं बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ नहीं है, तो वो जो बनाएंगे वो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अकर्स इन कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज, एंड आइसोमर्स डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास है, इनके अंदर अगर देखें, यहाँ NH3 कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है, CN क्रोमियम के साथ लगा हुआ है, स्विच कर दो आपस में, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में होता था। अब क्रोमियम के साथ NH3 आ गया, कोबाल्ट के साथ साइनो ग्रुप लग गया, तो क्या हुआ है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज लिखेंगे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो दोनों स्विच हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया। फिर आता है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर में रहेगा बच्चा द कंपाउंड इन विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड। जैसे NO2, दोनों केसेस में NO2 है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है तो नाइट्राइटो लग गया, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है तो नाइट्राइटो O लग गया। सॉर्टेड है। ऐसे ही वो साइनो थायोसाइनेट होता है जो उसमें रहेगा। फिर है स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, दोज आइसोमर्स विच हैव द सेम पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप बट दे डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। ध्यान रखना, एक क्विक रीकैप है, ओवरव्यू है, तो एक बार खुद भी गो थ्रू कर लेना चैप्टर को, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोज आइसोमर्स विच हैव द सेम पोजीशन और एटम्स और द ग्रुप्स बट दे डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जैसे सिस और ट्रांस होता है। सिस और ट्रांस में पता है, अगर हमारे पास ये सीधे सीधे हैं, हमारे पास क्या है, ये सीधे सीधे हैं एक साइड में, तो हम कहते हैं सिस है, और अगर ये डायगोनल चले जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांस है ना। तो सिस और ट्रांस हमारे पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिस और ट्रांस में यही है, जैसे ये दोनों एक साइड हैं तो सिस है, और अगर ये डायगनली चले गए हैं तो ये हमारे पास ट्रांस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं व्हेन द लिगेंड्स विद द सेम डोनर एटम्स आर ऑन द सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रन, उसको हम क्या कहते हैं, फेशियल और फेस आइसोमर्स। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ही साइड में बन रहा है, इस साइड के प्लेन के अंदर, तो ये क्या है हमारे पास, फेस आइसोमर, ठीक है। और ये जो हमारे पास होता है, अगर प्लेनर में कुछ ऐसा बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, मर आइसोमर। सॉर्टेड। फिर आते हैं अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एंड जो कि आइसोमर्स कैसे होंगे, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाएंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब, अगर मैं मिरर इमेज को मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूँगा तो वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, एंड दे डू नॉट basically form they will not going to superimpose each other, and these molecules which cannot be superimposed are called chiral। chirality शो करेंगे। एंड दो फॉर्म्स क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। जिस एक्चुअली इनके पास एक कैपेबिलिटीज़ है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट क्या होती है, एक ऐसी लाइट जिसको हमने एक सर्टेन डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जब वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इनके सॉल्यूशंस में से जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो वो उस लाइट को रोटेट करेंगे किसी एंगल पे। तो अगर जो राइट हैंड साइड रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेंगे तो लेवो रोटेटरी। और इन दोनों के मिक्सचर्स को अगर हम बात करें तो इनको मतलब बेसिकली दोनों को मिला के डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी को मिला जुला के एनेंशियोमर्स कहते हैं। और अगर इनका कोई मिक्सचर हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, रेसब्रुक मिक्सचर्स कहलाते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। इक्विमोलर अमाउंट में अगर जो प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारा ऑप्टिकल वाला आ गया। फिर आता है VBT। इसकी डिटेल्ड सेपरेट वीडियो अलग से है, वहाँ से देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट अभी एक क्विक रिकैप की तरह ही करते हैं इसे। तो VBT में हमारे पास क्या है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। VBT बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जो 4 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, हमने +1 में पढ़ा हुआ है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम, है ना। दो अलग अलग ऑर्बिटल, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करते हैं और वापस से फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन करके, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो देखना होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 1 S और 3 P होंगे तो टेट्राहेड्रल होगा। और वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ही अगर इनर D ऑर्बिटल यूज हो जाता है, अभी पता चलेगा इनर D ऑर्बिटल क्या होता है। तो अगर पहले वाला D ऑर्बिटल और फिर अगला S और अगले 2 P होंगे तो उसे स्क्वायर प्लानर कहते हैं। अगर 5 वाला होगा तो उसमें दो तरीके से बन सकता है, एक sp3d बन सकता है, और हमारे पास है ना ये वाला बन जाएगा sp3d बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल बायपिरामिडल होगा। 6 वाला बनेगा तो दो तरीके से होगा, sp3d2 या d2sp3, एक इनर डी ऑर्बिटल और एक आउटर, दोनों का शेप क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। क्लियर है। अब इसमें होता किस तरीके से, ये पेपर में आना है बड़ी वेटेज का, मतलब 2-3 नंबर की वेटेज का क्वेश्चन आएगा अगर VBT में से आता है तो। इसमें तुमसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछेंगे, तुमसे ये भी पूछेंगे इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी पूछेंगे, तो स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो सारा ही बताना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ देखो हमारे पास क्या बचा, CrNH36, हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ गिवन है, CrNH36 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स अपने पास है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और +3 किया तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे।
पहले क्या थी हमारे पास 3d5 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो एक हमें क्या पता है 4s में पहले डलते भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s से ही पहले निकलते भी हैं। तो एक s का निकलेगा और 2d के निकल जाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए। तो एक s का इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑर्बिटल हमारे पास खाली हो गया और 2d के ऑर्बिटल खाली हो गए। ठीक है। और अब जो NH3 है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो ये क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स लाके इनके अंदर फिल कर देगा। ठीक है। अगर यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, अगर यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स होते, यहाँ मतलब जगह खाली ना होती, तो NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के नाते ये इनकी बैक पेयरिंग भी करा सकता था। मतलब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की साइड भेज के 2 डब्बे 3 डब्बों में एडजस्ट करवा देते हैं। ये बैक बॉन्डिंग, बैक पेयरिंग कहते हैं बेसिकली। ये कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, वैसे तो याद करनी पड़ती है, पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लेकिन अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है। तो वो हमेशा बैक बॉन्डिंग कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे। तो कॉम्प्लेक्स, अब इसमें देखो, जब कॉम्प्लेक्स ये बन गया पूरा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो 2 तो डी है, एक एस है और 3 पी है, तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अंदर वाले डी यूज हुए। ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेशन थे 6, ऑक्टाहेड्रल आ गए, हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। और इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने सेंट्रल मेटल पे, 3। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक। क्लियर है ये? जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसके स्पिन एक साइड में ज़्यादा ओरिएंटेड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का अलग केस है, बट फिर भी अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बच रहे हैं तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पैरामैग्नेटिक हमेशा क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और डायमैग्नेटिक हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर बात है ये? जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे CONH3 वाला ही एग्जांपल लिया है हमने। CO में 3d6 4s करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इलेक्ट्रॉन 3 लूज़ किए हमने, तो अपने पास 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए और एक इसका लूज़ हो गया, है ना, इस वाले में से, पहले वाले में से, डी वाले में से। अब हुआ क्या, जब NH3 आया, अब NH3 के लिए यहाँ जगह है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बीइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसा मैंने कहा कि नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करा देगा, बैक बॉन्डिंग कराएगा। ये देखो टोटल कितने, 2 3 4 5 6 थे, तो ये 6 के 6 3 ही ऑर्बिटल्स में मैनेज हो गए, बैक पेयरिंग हो गई है, और ये 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास खाली हो गए। इनको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल्स। अब NH3 ने अपने बॉन्ड्स बना लिए तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे एक भी खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे क्योंकि पेयरिंग हो गई है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2sp3। सॉर्टेड है। वहीं अगर फ्लोरीन आता, तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है काफ़ी, तो एस सेम केस के लिए, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग नहीं कराएगा, नहीं कराएगा तो ये क्या करेगा, आगे वाले 4s 4p और 4d वालों में जाके भरेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3d2 बनेगी। और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सॉर्टेड है ये? क्लियर है? इसी के बेसिस पे हमारा ये पूरा VBT था, ये ख़त्म हो गया। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक एंड ऑल। सॉर्टेड है बच्चा? VBT ख़त्म हमारी। ठीक है। इसके क्वेश्चंस लगाओगे और आइडिया लग जाएगा। इसके बाद है हमारे पास CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्या है, फिर बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, इसकी डिटेल्ड वीडियो सेपरेट है, बट ओवरव्यू कर लेते हैं अभी ही। CFT क्या है हमारे पास, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट रहता है, इन्होंने क्या कहा था, देखो जो मेटल लिगेंड है बॉन्डिंग टू आयनिक अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। मेन स्टोरीज बहुत छोटे में चलते हैं, तो सीधा होता है क्या भाई, मेन होता है कि यहाँ पर जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, इनको कहेंगे डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, पांचों के पांचों। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इन 5 में से इन 3 की एनर्जी अलग होती है और 2 की थोड़ी सी अलग होती है। जब तक ये किसी बाहर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो ये पांचों एक तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है, किसी फील्ड की, किसी लिगेंड की एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर ये क्या करते हैं, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाते हैं। 3 अलग एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं और 2 अलग एनर्जी लेवल पे पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को, इस स्प्लिटिंग को, 5 ऑर्बिटल्स को 3 और 2 के पेयर्स में ब्रेक करने को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
Due to the electrical field of ligand, the energies of the 5d orbital will split up, and the conversion of 5 degenerate d orbitals of the metal into different sets of orbital having different energies in the presence of electric field of ligand is called crystal field splitting. क्लियर है? अब इसमें है क्या, देखो, जैसे अपने पास यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल्स थे जब वो अकेले मेटल के फॉर्म में थे, मतलब किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं थे। अब हुआ क्या, जैसे ही ये एवरेज एनर्जी थी इनकी, कोई फील्ड आनी शुरू होती है तो क्या होती है, एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, किसी एक्सटर्नल फील्ड में। और उस एवरेज एनर्जी उस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके दे विल स्प्लिट इनटू टू कैटेगरीज, वन ई जी, नेक्स्ट इज T2G। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे बेसिकली, उनमें ऑर्बिटल्स के अंदर वो ब्रेक कर जाते हैं। तो ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है। अगर ऊपर 2 और नीचे 3 है, EG और T2G, मतलब इनकी एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई और दूसरे वालों की डिक्रीज हो गई है। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है। अगर उल्टा हो जाता, 3 और 2 वाला अगर हो जाता है, तो ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसमें 3 ऊपर T2 और E नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और नाम DXY, DYZ और DZX ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये अलग रहेंगे, और DX² - Y² DZ² वाले अलग रहेंगे। इस स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं बच्चा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ energy level is called crystal field splitting energy, represented by delta naught, and it measures the crystal field strength of the ligand। जितना वीक फील्ड लिगेंड होगा उतनी लो स्प्लिटिंग कराएगा। मतलब इन दो सेट्स के अंदर, जो दो डीजेनरेटेड सेट्स के बाद बनते हैं हमारे, इनकी एनर्जी का डिफरेंस कम रहेगा अगर लो स्प्लिटिंग एनर्जी वीक फील्ड लिगेंड अगर आएगा तो। ठीक है, और मेनली लो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, हाई स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, और वो कंपैरेटिवली ज़्यादातर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कराता है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो दिख रहा है जैसे कार्बन वाले जितने भी हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रोजन वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जो नॉर्मल हेलोजन्स हैं कंपैरेटिवली ये ज़्यादातर वीक रहते हैं अपने पास। ठीक है, बाकी ये एज इट इज़ तुम्हें याद होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम जज करते हैं कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, कौन सा मतलब लिगेंड की फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है CFSE निकालना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है -0.4x + 0.6y इंटू डेल्टा नॉट। वे डेल्टा नॉट क्या है, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ये टेट्राहेड्रल के लिए हम मान लो निकाल रहे हैं। x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर वैल्यू डाल दो, डेल्टा नॉट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, हमें CFSE की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है जैसे मुझे। अब मैग्नेटिक बिहेवियर में कैसे वेरिएशंस आएंगी, FeCN6 है मेरे पास। अब ये जो Cn है ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो आयरन के जो ऑर्बिटल्स थे 3d5 Fe3 पॉजिटिव होने के बाद थे, उनमें इनके अंदर हाई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा स्प्लिटिंग करा देगा, जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट कर देगा ना। तो लार्ज स्प्लिटिंग डिफरेंस के कारण, जो हुंस रूल के अकॉर्डिंगली था, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली था, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्टली फिल्ड इन द लोअर एनर्जी लेवल। सिंस वो एनर्जी डिफरेंस बहुत क्रिएट हो गया तो नीचे वाले ही तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, T2G5 EG0। ठीक है, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। वेयरएज जब यही सेम कहानी वाटर वाले केस में हुई, तो वाटर वाले केस में वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी काफ़ी कम थी। तो पांचों इलेक्ट्रॉन्स में से 3 नीचे भर गए, 2 ऊपर भर गए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देगा वो। सॉर्टेड है ये। जो EG वाले होते हैं इनका नाम क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल, जो हाई एनर्जी पे जाते हैं, और ये नॉन एक्सियल जो T2G वाले होते हैं लो एनर्जी पे रहेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कैसे रहेंगे, अगर कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसी को और ज़्यादा डेप्थ में एक अलग ढंग से और यहाँ बताया हुआ। इसके अंदर एक और टर्म है, एक टर्म आती है बच्चा पेयरिंग एनर्जी। इसमें मतलब एक और चीज़ बता दो पेयरिंग एनर्जी से पहले, ये डेल्टा नॉट क्या होता है बच्चा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग एनर्जी। तो टेट्राहेड्रल की निकालनी होती है तो क्या होता है, डेल्टा टी जो हमारे पास टेट्राहेड्रल के लिए रहेगी, इट इज़ इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। सीधा सीधा ये इनका रिलेशन होता है। ठीक बात है। अब इसमें इसी फॉर्मूले की थोड़ी सी और मतलब एक मतलब डिटेल्ड वर्जन होता है ये वाला।
सेम बिल्कुल, -0.4 p प्लस 0.6 q सबको सेम है, डेल्टा नॉट सेम है, बट साथ में एम पी आ जाता है। एम पी क्या होता है? जो पेयरिंग एनर्जी बताता है। एम क्या बताता है? एम इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो अब नए बने, पहले नहीं थे। जैसे कि इस एग्जाम्पल्स में समझो, यही वाला एग्जाम्पल जो भी मैंने अभी बताया था, इसमें अगर ये स्प्लिटिंग ना हुई होती तो इस तरीके से हमारे पास 3d5 बनना चाहिए था, कोई भी पेयर नहीं था। लेकिन जैसे ही वो स्प्लिटिंग ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर दो नए पेयर बन गए, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो कितने हैं? 2। तो पेयरिंग एनर्जी में पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 डल जाती है। सिर्फ वो वाले डलने हैं जो नए पेयर्स बने, पहले से जो पेयर्स हो रहे थे उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई? तो ये पेयरिंग एनर्जी का हमारे पास कंसेप्ट होता है। क्लियर बात है ये? ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये जो सी एफ टी का कंसेप्ट है ये भी ख़त्म हो गया। और सी एफ टी का कंसेप्ट होने के बाद हमारे पास अब लास्ट में क्या रहता है कि अगर हम कलर ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कलर्स क्या होते हैं? जब कोई लाइट एंटर करती है किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी कॉम्प्लेक्स पे फॉल करेगी, तो ये क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस लाइट को, और विजिबल रेंज में जिस टाइम पे वो रिलीज़ कर रहा होता है तो हमें वो कलर्स दिखते हैं। ठीक है। तो कलर कंपाउंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ एब्जॉर्ब बाय द लाइट। दिस इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांजिट करेगा विद इन दी ऑर्बिटल्स, एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर रिलीज करेगा तो वो कलर एग्जिबिट करेगा। तो ऐसे में ये कलर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डी डी ट्रांजिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है विद इन T2G और EG ही, और फिर वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसके फॉर्म की वजह से एनर्जी हमें मतलब हमें कलर दिख रहे हैं। तो मेन रीज़न सीधा सा कोई पूछे तो क्या है? डी डी ट्रांजिशन। ऑर्बिटल्स में जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर मूव करने की, और वहाँ पे कोई ना कोई खाली मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। डन है। जैसे अब ये रूबी इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और अब इनमें एक चीज़ और होती है, देखो लिगेंड्स के अंदर कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे रहेगा। जैसे Al2O3 है, कंटेनिंग अबाउट 0.5 to 1% ऑफ क्रोमियम आयन, अदरवाइज तो नहीं करता वो एल्यूमिनियम। लेकिन जो क्रोमियम आयन आ गया विच आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजीशन नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय Al3 पॉजिटिव, इम्प्योरिटी की तरह आ गया। लेकिन यही क्रोमियम आयन स्पीशी है जो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये उसको कलर देगा। सॉर्टेड है। हमें ये पता है कि जो डिफरेंस इन जो बेसिकली डेल्टा ई आता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आती है, वही वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। एनर्जी का सीधा फॉर्मूला ही होता था वो। ठीक है। इसकी वजह से ये हमें कलर्स मिल जाते हैं। और इसी के साथ पूरा चैप्टर का एक रीकैप ख़त्म हो गया। ठीक है। बाकी डेप्थ में जो पढ़ना है वो नोट से, NCERT से, हेल्प बुक से पढ़ो, साथ में जो डिटेल वीडियोज़ हैं उनसे पढ़ लेना।